Good evening, students. Today we are studying here the most important chapter of history for class 10th, which name is Nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद. Here we will read the part 1. After that we will conclude it with the part 2, 3, 4. Okay, now we should start here. Nationalism. Firstly, we should think about that what is the meaning of nationalism. Nationalism is the feeling of oneness among the people living in a territory. यानी एक प्रकार से हम ये कह लें, ये एक प्रकार की ऐसी भावना होती है जो हमारे अंदर देश प्रेम को उत्पन्न करती है. ठीक है, नेशनलिज्म एक प्रकार की भावना है जो लोगों में देश के प्रति प्रेम को उत्पन्न करती है, या देश के प्रेम को हम नेशनलिज्म कहते हैं. देश के प्रति जो हमारा प्रेम है उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, here reading this chapter, then we find that our chapter starts from the First World War. The First World War, you know very well that starts from the 1914 to 1918. The duration of First World War 1914 to 1918. यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो चल रहा था लेकिन उस समय इंडिया उसमें कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था. प्रॉब्लम कहाँ पर आई इंडिया के लिए? क्योंकि इंडिया उस समय कॉलोनी था. किसका? ब्रिटिशर्स का. तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होने की वजह से ब्रिटिशर्स उसमें चूँकि वर्ल्ड वॉर में उन्होंने भाग लिया हुआ था, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर इंडियंस को काफ़ी सफ़र करना पड़ा. क्या प्रॉब्लम्स आई वो हम लोग अब पढ़ते हैं. पहले, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. भारत में जो राष्ट्रवाद की या राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी उसको इंक्रीज करने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रोल क्या रहा, वो हम लोग पढ़ते हैं. क्योंकि ब्रिटिश, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ब्रिटिशर्स इसमें फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे. ये कई बार जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया. आंसर में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए. सॉरी, ब्रिटिश इम्पोज वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड. तो उस समय ब्रिटिशर्स को चूँकि मनी की आवश्यकता थी, चूँकि वो वॉर कर रहे थे तो उनको ज़रूरत था पैसा, मनी. तो उन्होंने किया क्या था, अब वो अपने पास, उनके पास अर्निंग के साधन क्या थे, जो साधन थे वो सीमित थे. तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो कॉलोनीज़ थी जिसमें इंडिया था, तो इंडिया में उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर को इम्पोज कर दिया. ठीक है, साथ में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, इनकम टैक्स पड़ने लगा लोगों पर, एंड कस्टम ड्यूटीज़ अब वो बढ़ा दी. जो चीज़ें इधर से उधर जाती थी उनको, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में जो जाने के लिए जो कस्टम ड्यूटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उन ड्यूटीज़ की जो प्राइस थी वो उन्होंने बढ़ा दी थी. दूसरा क्या किया था, प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड. अब वॉर पीरियड में इन्होंने किया क्या, एसेंशियल गुड्स थे, जो इम्पोर्टेंट सामान थे, उन सब पर की कीमतें जो हैं वो डबल कर दी. तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया कि फोर्स रिक्रूटमेंट किया, लोगों को, इंडियंस को जबरन मिलिट्री में, अपनी फोर्स में जो है वो भर्ती करना. ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी. और चौथा जो था वो प्रॉब्लम क्या थी कि क्रॉप फेलियर हो गया, इसी टाइम पर शॉर्टेज हो गई, और साथ में एक एपिडेमिक आ गई थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा नाम की एपिडेमिक फैल चुकी थी कई पार्ट्स में इंडिया में, और मिलियंस ऑफ पीपल, अप्रॉक्स 13 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स.
तो ये कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से जब कोई भी कंट्री या कोई भी कंट्री के पर्सन्स जब लंबे समय तक शोषित होते रहेंगे, यानी लंबे समय तक उनका हैरेसमेंट होता रहेगा, तो वो एक समय के बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अपने लिए प्रोटेस्ट करने में। और वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वो एक लार्ज उसमें आ जाता है, लोगों को ये मालूम हो चुका था, जो इंडियंस थे उनको ये समझ में आ चुका था कि 1 बाय 1 लड़ना, प्रोटेस्ट करना आसान नहीं है। इसकी बजाय हम अगर सब लोग एक साथ मिलकर लड़ते हैं, एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, तो चीज़ें बदल सकते हैं। तो इसी का नाम यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई। नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो रही थी, लोग छोटे छोटे अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वो प्रोटेस्ट अपना करते थे, कई बार वो वायलेंट भी होता था। इसी पीरियड में 1915 में गांधी जी कैम बैक टू इंडिया। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू पावरफुल मेथड ऑफ स्ट्रगल कॉल्ड सत्याग्रह। गांधी जी आए। गांधी जी कौन? मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए, और इन्होंने साउथ अफ्रीका में पहले ये सत्याग्रह जो है रेसिज्म के खिलाफ इसका ट्रायल किया था, और वहाँ ये सक्सेसफुल रहे थे। तो ये जो इनका सत्याग्रह था, सत्याग्रह का मीन्स क्या था? अब व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का आइडिया था क्या? वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग हो जाती है जाननी, क्योंकि गांधी जी इसको लाए थे और इससे काफ़ी कुछ बदलाव भी हुए थे। तो ये क्या था? सत्याग्रह रियली मीन्स होल्डिंग ऑन द ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स। सत्याग्रह का जो एग्जैक्ट मीनिंग था वो ये था कि प्रोटेस्ट तो करेंगे सत्य के साथ और विदाउट वायलेंस, मीन्स विद नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। सत्य का आग्रह। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी टाइप से पुटअप किया जाता है कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एक्सप्लेनिंग। तो आपको 5 पॉइंट्स मिनिमम लिखने होते हैं 5 मार्क्स में। वहाँ पर पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, या कई बार जो है 1 मार्क में भी आ जाता है व्हाट इज़ द मीन ऑफ सत्याग्रह। देन यू कैन एक्सप्रेस दिस। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन द ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स, सत्य की ताकत या सत्य को दिखाने के लिए। इट वॉज नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह जो स्ट्रगल था वो कैसे था? नॉन वायलेंट था। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा को उन्होंने जगह नहीं दी थी। इट प्रोड्यूस द अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। ये एक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा हमारा जो अपोनेंट है उसको सत्य का ज्ञान हो सके, वो जो है सत्य को समझ सके और सत्य को माने। जैसे कि इंडियन वे में सत्य क्या था? सत्य ये था कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ इंडियंस, नॉट ऑफ द ब्रिटिशर्स। क्लियर? इफ द कॉज ऑफ ट्रूथ, if the cause was true and if the fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight the opposers. गांधी जी का कहना यह था कि यदि हम सत्य की राह पर हैं तो हमको वायलेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और विदाउट वायलेंट ही हम जो है अपनी जो ये लड़ाई है वो हम जीत सकते हैं। हंगर स्ट्राइक, अब इसके कुछ पार्ट्स हम बता रहे हैं, जैसे कि हंगर स्ट्राइक था, भूख हड़ताल जिसको कहते हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, स्ट्राइक है, हड़ताल है, एंड नॉन कोऑपरेशन है विद द गवर्नमेंट आर सेम मेथड्स ऑफ द सत्याग्रह। ये सारे मेथड्स थे सत्याग्रह को यहाँ पर दिखाने के लिए। नेक्स्ट थिंग है, इसके बाद में अब बात आती है कि ठीक है सत्याग्रह हमारे समझ में आ गया, सत्याग्रह हुआ कहाँ का? तो गांधी जी ने 3 जगह सत्याग्रह किया था। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, द फर्स्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी। तो इसमें फर्स्ट उन्होंने किया था चंपारण मूवमेंट, वो 1916 में किया हुआ था। यहाँ पर स्लाइड में आपको 1916 दिख रहा है, उसको आप करेक्ट कर लें। 1917 में
चंपारण में ये मोमेंट किया गया था। It was a movement of workers in the indigo plantations of the Champaran district in of Bihar. It was against to oppressive plantation system. ये जो सत्याग्रह था ये गांधी जी ने किया था चंपारण सिचुएटेड है बिहार डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर इन्होंने 1917 में इंडिगो प्लांटर्स जो थे, जो इंडिगो की खेती जिनसे जबरन करवाते थे ब्रिटिशर्स, चूँकि उनका उससे लाभ होता था, वो गेन करते थे, तो उस वजह से वो जो है जबरन करवाते थे और उसके अगेंस्ट जो है वो उनको बहुत कम वेजेस भी देते थे। तो इस वजह से वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी परेशान थे। तो यहाँ पर इनके अगेंस्ट वो किया था कि प्लांटेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। सेकेंड जो था वो था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये पड़ता है गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1917 में ही इसको किया था। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्रॉप फेलियर और प्लेग जो एपिडेमिक था उसकी वजह से फार्मर जो थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वो गुजरात के, उनको जो रेवेन्यू था वो देने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे। दो चीज़ें हो गई, पहला तो ये था कि वहाँ पर ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया था और उसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो गया था। और दूसरा सेकेंड थिंग ये थी कि प्लेग नाम की महामारी जो चूहों से फैलती है वो फैल गई थी, उसकी वजह से काफ़ी लोग मर भी गए थे। तो इस वजह से गांधी जी ने वहाँ पर फिर उनकी लीडरशिप की और ये भी इनका सत्याग्रह सफल रहा। पहला चंपारण वाला भी सफल रहा, सेकेंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला भी सफल रहा, और फिर 1918 में मिल वर्कर्स मूवमेंट था। ये कहाँ था? ये अहमदाबाद में, गुजरात के ही अहमदाबाद में ये हुआ था। यहाँ पर मिल वर्कर्स को लो वेजेस पे काम कराया जाता था विदाउट द, और कंडीशंस उनकी अलग थी कि वर्क आप जो है अपने अकॉर्डिंग वो टाइम मेंटेन करते थे, 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे जैसा उनको वर्क मिलता, जैसा उन्हें वर्क करवाना होता था ब्रिटिशर्स को या मिल ऑनर्स को, तो वो उस टाइप से करवाते थे और उसके एवज में इनको जो अगेंस्ट वेजेस देते थे वो बहुत कम देते थे। तो यहाँ पर भी गांधी जी की लीडरशिप में इन लोगों के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया और ये भी इनका सफल रहा। इधर गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये देखकर शांत तो नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने देखा कि 3 जगह गांधी जी ने अभी ये क्या कर रहे थे कि ये नॉर्मलाइज्ड वे में जो है वो कैसे कर रहे थे, एक एक क्षेत्र में जाके गांधी जी वहाँ पर जो है कन्वर्टेशन कर देते थे, जाके सत्याग्रह लेके आते थे, लोगों का माइंड कन्वर्ट होता था कि वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंट वे में हम जो है चीज़ों को पा सकते हैं, और उन्होंने पाया भी। लेकिन यहाँ से चिंता की बात हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद जब ये समझ में आई कि ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आगे चल के, तो वो लेके आए एक नया एक्ट जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप लोग याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट था क्या? ये 1919 में आया और ये था क्या? यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें गवर्नमेंट को ये पावर थी, वो किसी भी पर्सन को जेल भेज सकता था, इम्प्रिजनमेंट दे सकता था विदाउट एनी ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए वो जेल भेज सकता था बिना किसी ट्रायल के। मीन्स कोर्ट में उसका कोई ट्रायल नहीं होना है, कोई भी उस पर केस नहीं चलना है, सीधे सीधे जेल में भेज दिया जाना। एम क्या था इसका? गवर्नमेंट एम क्या लेके आई थी? रीज़न क्या था? एम ये था कि एम ऑफ दिस एक्ट वॉज डिस्ट्रॉयड द नेशनलिज्म मूवमेंट। ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ये किया था। ना कहीं पर लोग गैदरिंग करेंगे, ना एक साथ इकट्ठा होंगे, ना इस तरह की कोई चीज़ें वो कर पाएंगे। यदि करते हैं तो वो उठा के तुरंत उनको जेल में भेज देंगे। ये जो है नेशनल वर्कर्स को इम्प्रिजन करने के लिए, इम्प्रिजमेंट देने के लिए ये एक व्यवस्था उन्होंने बना ली थी। इस लॉ को ब्लैक लॉ भी कहते हैं। इट वॉज अ ब्लैक लॉ बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था। ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कैसे था कि हमारी अगर ह्यूमन्स की किसी भी
अधिकार का हनन हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और ये प्रोटेस्ट करने को रोक रहे थे। इवन लोगों को विदाउट ट्रायल हमको हमारी बात कहने का अधिकार होना चाहिए कोर्ट में। कम से कम अगर आप हमको जेल भेज रहे हैं, आप हमको अरेस्ट कर रहे हैं, तो हम कोर्ट में ये सिद्ध करने के पूरी तरह से दावेदार होते हैं कि नहीं, मैं गलत नहीं था, मुझे गलती से अरेस्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की सुविधा कोई भी अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से इसको ब्लैक लॉ कहा गया। अब आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो वो इस तरह से पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पर एक शॉर्ट नोट लिखें। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में मैक्सिमम आता है। तो 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाई दे रहे होंगे। वो इस टाइप से है कि गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अच्छा, गांधी जी भी शांत बैठने वालों में से तो नहीं थे, उन्हें भी लगा था कि ये। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो सत्याग्रह किया था, अभी तक ये कैसे कर रहे थे, ये कर रहे थे एरिया वाइज, जैसे गुजरात में किया, बिहार में किया, अहमदाबाद गुजरात में किया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये नेशनल मूवमेंट बना दिया इसको, और सभी जगह इन्होंने वो किया। हड़ताल वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 ये डेट आपको याद रखनी है। 6 अप्रैल 1999 में एक हड़ताल हुई। रैलीज वर कंडक्टेड, रैली कंडक्ट की गई। कई सारी शॉप्स वर क्लोज डाउन, जितनी भी दुकानें थीं वो सब बंद कर दी गई। वर्कर्स कंडक्ट स्ट्राइक्स, वर्कर्स जो थे वो सारे के सारे चले गए स्ट्राइक पे। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम केम टू अ स्टैंड स्टिल। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जहाँ का तहाँ पर रुक गया, वो जैसे था वैसे ही रुक गया। ना कोई व्हीकल कहीं जा रहा था, ना ही किसी का कोई कम्युनिकेशन किसी से हो पा रहा था। ये सारी चीज़ें, दीज प्रोटेस्ट लेट द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब ये इसी प्रोटेस्ट के दौरान में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। उसके रीज़न क्या थे, सर्कमस्टेंसेस क्या बने जिसकी वजह से वो हुआ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बहुत फेमस हत्याकांड है, ये क्या था, व्हाट सर्कमस्टेंसेस लेड टू बी द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग की जो घटना है वो हुई थी ऑन 13 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल को इन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट की, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, और 13 अप्रैल को क्या हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ जो 1919 में था। पब्लिक मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स। चूँकि नेशनल लीडर्स अरेस्ट किए जा रहे थे अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने प्रोटेस्ट कराया था। वहाँ यही प्रोटेस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था जलियांवाला बाग में। बैसाखी के दिन मेनी विलेजर्स हु केम टू अटेंड द फेयर वर आल्सो प्रेजेंट इन द पार्क। वो पार्क जो था जलियांवाला बाग जो है, जो पार्क है, वहाँ पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था और कई सारे ग्रामीण जो है वो आए हुए थे मेले में। और इसी दौरान वहाँ पर ये जो है मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। लोगों ने ये सोचा था कि मीटिंग भीड़ भाड़ में होगी तो किसी को कुछ जानकारी नहीं हो जाए होगी, और हम लोग प्रोटेस्ट के लिए मीटिंग कर लेंगे। और ये प्रोटेस्ट काय के लिए था, लोग जो नेता लोग जो है, जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, वो जो अरेस्ट किए जा रहे थे उनको छुड़ाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, जनरल डायर रीच द मीटिंग प्लेस along with the British troops. He ordered the troops to fire. The firing lasted for nearly 10 minutes. जनरल डायर को जब ये पता चला कि वहाँ पर इन लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है, ऐसा कुछ उनको जानकारी हुई, तो वो वहाँ पर अपनी फोर्स के साथ पहुँच जाते हैं और क्या करते हैं, ओपन फायर का आर्डर दे देते हैं। सभी गेट्स चारों तरफ में बंद कराकर और ओपन फायर
को ऑर्डर देते हैं और वहाँ पर करीब 10 मिनट्स तक कंटिन्यू फायर होती रहती हैं। इसमें कई सारे निर्दोषों की जान चली जाती है, बहुत लोग मारे जाते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में हुआ हत्याकांड है, इसलिए हिस्ट्री में इसको अलग से प्लेस दिया जाता है कि ये बहुत बड़ा एक मैसेकर था। इसमें दो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि एक तो किसने कराया था, जनरल डायर थे, ठीक है, और कहाँ हुआ था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है, 1919 में, 13 अप्रैल 1919, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड एंड मेनी वर वॉन्डेड। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेकर। ये वो इंसिडेंट है जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, कितने घायल हुए उनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं थी। इसी इंसिडेंट को, इसी घटना को या इसी दुर्घटना को हम जो है जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद में अब गांधी जी यहाँ पर जो है ये चीज़ समझ चुके थे कि ये इससे उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने यहीं पर तुरंत सत्याग्रह को स्टॉप किया। ये जो सत्याग्रह चल रहा था नेशनल लेवल पे, उसको तुरंत वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। लेकिन इससे हुआ क्या है, क्योंकि जलियांवाला बाग इन्होंने हत्याकांड किया था तो लोग बहुत आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने कई सारे बैंक्स, पुलिस स्टेशंस, उनमें आग लगाना, इधर उधर, ये नॉर्थ इंडिया में इधर भी इसका लेवल पहुंच रहा था। और इतनी हिंसा की वजह से गांधी जी बहुत दुखी हो रहे थे कि उनका मोटो ये नहीं था, उनका मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि वो हिंसा फैलाई जाए, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऐसा हुआ तो उन्होंने उसको तुरंत वापस लिया। व्हाट वर द रीजंस फॉर गांधी जी टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी लेके आए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों लेके आए थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था भाई? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने अपनी एक बुक थी जिस हिंद स्वराज नाम की, उसमें उन्होंने ये बात 1909 में ही उन्होंने ये बात कह दी थी कि अगर इंडियंस पर ब्रिटिशर्स शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उनका साथ दे रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, और अगर इंडियन उनको कोऑपरेट ना करें तो ये विद इन अ ईयर इनको जो है ये देश छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर सत्ता इंडियंस की हो जाएगी। अब उस बुक में जो लिखा हुआ था उसको मैं आपको बताता हूँ। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन। If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. Therefore, he started the non-cooperation movement. अब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन हिंदी असहयोग आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें इन्होंने ये बात रखी कि हम अब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट को यानी ब्रिटिशर्स को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे। तो सहायता उनकी किस प्रकार से हो रही थी और किस प्रकार से वो ये करना चाह रहे थे? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एडेड द माइजरी ऑफ इंडियन पीपल, हैवी टैक्सेस, हैवी प्राइजेस, एपिडेमिक्स मेड पीपल लाइफ मिजरेबल। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इन्होंने टैक्सेस हाइक किए, जो हैवी टैक्स लिए, हैवी हाई प्राइस किए, हर चीज़ के डबल प्राइस हो गए थे, फेमिनाइज थी, एपिडेमिक आए, तो उसकी वजह से जो इंडिया था वो जो थे वो काफ़ी जो है गरीबी की उसमें थे, बहुत प्रॉब्लम में चल रहे थे। रॉलेट एक्ट इन्वेंटेड लार्ज स्केल ऑफ प्रोटेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। अब रॉलेट एक्ट आने से जो प्रोटेस्ट करता था उसको वो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना देते थे विदाउट एनी ट्रायल। फिर जलियांवाला बाग, ये भी एक इनजस्टिस था, एक प्रकार का अन्याय हुआ था
पंजाब मेड इंडियंस एंग्री, लोगों को जो है गुस्सा दिलाने वाला काम था, जिसमें मुस्लिम बिकम अनहैप्पी ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ टर्की। अच्छा, ये क्या था टर्की वाला, ये भी आप समझ लें कि मुस्लिम्स टर्की की वजह से, टर्की में उस समय हुआ करते थे खलीफा। उस समय जो खलीफा थे वहाँ के, उनका सभी मुस्लिम्स, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी, वो सभी बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और जब उनके साथ ब्रिटिशर्स ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की, उनका असम्मान किया, उनको उनकी रिस्पेक्ट को छवि को उनको गलत किया, उनको इम्प्रिजनमेंट वगैरह दिया, तो वहाँ पर से मुस्लिम्स जो है वो अनहैप्पी हो गए थे, बहुत ही नाखुश थे इनसे, और इस वजह से मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, और यहाँ पर से इन्होंने जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इधर गांधी जी चला रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इधर मुस्लिम जो थे वो चला रहे थे खिलाफत मूवमेंट। ठीक। Many sections of Indian society suffered considerable economic distress. In the towns, workers and artisans, the middle class had been hit by high price and shortage of food and essential commodities. यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ अभी भी आपको पीछे हमने आप क्लियर की है कि जब प्राइजेस हाइक हुए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी वो जो लो पर्सन थे एंड मिडिल एज के जो पर्सन थे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और प्रॉब्लम्स हुई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हो रही थी, साथ में वो फोर्सली जो अपनी सेना में भर्ती करना और प्राइस हाइक करना, कई सारी चीज़ें मिलाकर तब जाकर यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम पूरा गांधी जी को पूरी तरह से ये बात समझ में आई कि नहीं, इसको सबको रोकने के लिए हमें इनका असहयोग करना पड़ेगा, मतलब हमें असहयोग आंदोलन करना ही पड़ेगा। हम जब तक सहयोग करते रहेंगे, जब तक हम इनके फेवर में बोलते रहेंगे, तब तक ये जो है रुकने वाले नहीं है। दूसरा था रूरल पीपल पीजेंट्स वर विक्टिम्स ऑफ वाइड स्प्रेड डॉट एंड एपिडेमिक्स। अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम चल रही थी कि वहाँ पर एपिडेमिक वगैरह हो जाता था, जिसकी तरफ ब्रिटिशर्स का कोई ध्यान ही नहीं था। तुम मर रहे हो तो तुम मरो, उससे उनको क्या लेना देना, उनको अपनी इनकम और अपने संसाधनों की ज़रूरत है, वो उनको चाहिए, क्योंकि वो कॉलोनी थी, वो उनका देश नहीं था, इंडिया उनका देश नहीं था, तो उसके प्रति उनको कोई विशेष लगाव नहीं था। कोई एपिडेमिक फैली हुई है तो ऐसा नहीं था कि उसके लिए वो विशेष इलाज ढूंढते या ऐसा कुछ करते, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से रूरल पुअर जो थे वो परेशान थे। द कांग्रेस सेशन एट नागपुर 1920, ये डेट आपको याद रखनी है। कांग्रेस सेशन नागपुर में हुआ था 1920 में। अडॉप्टेड गांधी जी द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। उसमें जो है कांग्रेस सेशन में नागपुर में गांधी जी थे, और गांधी जी ने यहाँ पर जो है नॉन कोऑपरेशन को, इस आइडिया को जो है अडॉप्ट किया। उसके बाद व्हाट वर द स्टेजेस पर्पस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो स्टेजेस और पर्पस इनका जो था वो ये था, यहाँ पर ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में आता है, इसको आप चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं। इसका मीन क्या था, नॉन कोऑपरेशन में करना क्या था, हुआ क्या था। तो पहले तो ये है कि रेनोवेशन ऑफ टाइटल्स। पहले तो आप जो टाइटल्स हैं, उन्होंने गांधी जी ने कहा कि पहले तो आपके पास जितने भी टाइटल्स हैं, जितने भी आपको वो दिए गए हैं, जैसे सुब्रमण्यम अय्यर एंड रविन्द्रनाथ टैगोर रनाउंस्ड टेरिटरी टाइटल सर का टाइटल इन्होंने छोड़ दिया। दे रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स ने इनको दिया हुआ था। एंड गांधी जी रिटर्न द केसरी हिंद मेडल। गांधी जी ने अपने मेडल और जितनी भी प्रकार की इनके पास में टाइटल्स थे, मेडल थे, जो भी पुरस्कार, मतलब जो भी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी, वो उन्होंने रिटर्न कर दी, मुझे नहीं चाहिए। ये एक नॉन कोऑपरेटिव हुआ। दूसरा था रिजाइनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट जॉब्स। इम्पॉर्टेंट जॉब्स में सभी जगह इंडियंस ही थे, और उन्होंने ये कहा कि इंडियंस, मोस्ट ऑफ द पर्सन हम कह सकते हैं कि इंडियंस थे, और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग रिज़ाइन कर दें।
रिज़ाइन कर देंगे तो असहयोग होगा, क्योंकि वो उनका सहयोग हो नहीं पाएगा, वर्क कैसे होगा हमारे बगैर। तीसरा थर्ड पॉइंट था बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर को बाइकआउट करना। यहाँ पर कांग्रेस इनसे असहमत हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रही थी। ठीक है, मैनी पीपल रिफ्यूज द cast vote when the elections of the legislature were held. It was followed by the boycott of schools, colleges, law courts. सभी जगह इन्होंने पूरी तरह से स्कूल, कॉलेज सब बाइकआउट कर दिया, जो भी वहाँ था। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस का पेमेंट नहीं करना, ये 4 पॉइंट्स थे जो गांधी जी ने कहे, जिसकी वजह से उनको ये लगना चाहिए था कि हम उनके सहयोग नहीं करेंगे, अब आपको यहाँ से जाना होगा। गांधी जी का जैसे कि मानना था कि हम उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका किसका, ब्रिटिशर्स का सहयोग कर रहे हैं, इस वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर शासन कर रहे हैं। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकम अ मास मूवमेंट? अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक है शुरू हो गया, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पर कैसे फैला? तो बड़े पैमाने पर फैलने के लिए गांधी जी को ये लगा कि अगर इस मूवमेंट को मास लेवल तक पहुंचाना है तो सबसे पहले हमें हिंदू और मुस्लिम को एक करना होगा। अब यहाँ पर क्या था कि हिंदू और मुस्लिम, चूँकि हिंदुओं की मांग जो थी, जो इधर अदर वो थे, उनकी मांग थी, कांग्रेस की जो मांग थी वो थी स्वराज की, हिंद स्वराज। ठीक है, स्वराज की मांग थी, स्वराज मतलब अपना राज। और इधर खिलाफत आंदोलन में वो टर्की वाला पोर्शन था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स के भी विरोधी ब्रिटिशर्स थे। तो इधर ये दोनों ही लोगों का जो दुश्मन था वो सेम था, मीन्स ब्रिटिशर्स थे जो उनके एनिमी थे। और जब एनिमी सेम होता है तो फिर क्या होता है, दोनों लोग आपस में फ्रेंड हो गए। तो यहाँ पर गांधी जी के पास ये मौका था और गांधी जी ने तुरंत उस चीज़ को यहाँ पर लाया। अब इन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन वॉज लॉन्च अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1920। पहले तो कब लॉन्च हुआ, ये 1920 में। इट एम टू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पंजाब एंड टर्की टू अटेन स्वराज। टर्की और पंजाब में जो अनजस्टिस हुआ था, पंजाब मतलब पंजाब अमृतसर में जो जलियांवाला बाग, और टर्की में जो खलीफा के साथ में हुआ था, तो इन दोनों ही अन्यायों के खिलाफ उन्होंने जो है वहाँ पर स्वराज की मांग को लेकर ये शुरू कर दिया था नॉन कॉपरेशन। एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। अब क्या हो रहा था, अब इसकी वजह से धीरे धीरे ये एक आग की तरह फैल रहा था, और इस मोमेंट में गांव शहर सब भाग ले रहे थे, और उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स, इन सब को जो है बाइकआउट किया जा रहा था। काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन ऑल प्रोविजंस एक्सेप्ट इन मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण कॉन्टेस्टेड। केवल मद्रास में एक जो है नॉन ब्राह्मण पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, उसको छोड़कर बाकी सभी ने काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया था। नेक्स्ट, पीजेंट्स ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट अगेंस्ट द तालुकादार्स एंड लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के अंडर में, उनके मार्गदर्शन में इन लोगों ने जो है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, इसका प्रोटेस्ट को स्टार्ट रखा। एंड ट्राइबल्स पीपल स्टार्टेड द आर्म स्ट्रगल ऑफ गुडन हिल्स ऑफ आंध्र अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीतारामन राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के अंडर में कौन थे, ये जो पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स जो थे, उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के मार्गदर्शन में इसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। वर्कर्स इन प्लांटेशन असम स्टार्टेड द स्ट्रगल गेट राइट टू फ्री मूवमेंट। अच्छा, असम में कुछ पीजेंट्स थे, प्लांटेशन करने के लिए इन्होंने मजदूरों को रख रखा था, जिनको जबरन वहाँ पर पूरी तरह से कैद टाइप में कर रखा था, केवल खाने के लिए चीज़ें देते थे, और धीरे धीरे खाना पीना भी मिनिमम ही मिल पाता था, और इनको बंदी बना के रखा था, घर कभी इनको जाना ही नहीं होता था। इन्होंने भी जब ये सुना कि गांधी जी के द्वारा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरह से वर्ल्ड वाइड हो रहा, तो ये लोग भी वहाँ से भागे। हालांकि वो अलग मैटर है कि ब्रिटिशर्स ने इनको फिर से कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था।
लेकिन फ़िलहाल इन्होंने भी ये प्रयास किया था। चौरी चौरा इंसिडेंट फोर्स गांधी जी टू कॉल ऑफ द मोमेंट, और चौरी चौरा मोमेंट हुआ जिसकी वजह से ये जो है यहीं पर रोकना पड़ा था, इस मोमेंट को यहीं पर रोकना पड़ा था। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। अच्छा, अब इकोनॉमिकली इन्होंने कह तो दिया कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ बायकॉट कर दो, लेकिन प्रॉब्लम इकोनॉमिकली आने वाली थी, इस बारे में गांधी जी का विचार शायद उस समय नहीं था, क्योंकि ये सब बायकॉट करने से अब अर्निंग के सारे साधन रुक गए थे, लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी, लोग सब कुछ छोड़ रहे थे। तो धीरे धीरे जब आप सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपके पास अर्निंग की, खाएंगे पिएंगे कहाँ से इनकम होगी। तो द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। ये बहुत ही ड्रामेटिक इसलिए थी कि फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, लिकर शॉप पिकेटेड एंड द फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉन्ड फाइट। आपने कई सारी फिल्मों मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि कपड़े वगैरह जो है एक साथ इकट्ठा करके और उनको बर्न किया गया, आग वगैरह लगाई गई। तो इस तरह से बायकॉट अच्छे तरीके से चल रहा था। इकोनॉमिक फ्रंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल इंडियंस को ही नहीं लॉस हो रहा था, इससे ब्रिटिशर्स को बहुत तगड़ा लॉस हुआ था। वो क्या था? द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हर्ड बिटवीन 1921 to 1922 इट वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। 102 करोड़ रुपए की जो इनकम इनकी होती थी उससे वो घटकर कितनी रह गई? 57 करोड़। इट इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू। इसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स और फॉरेन फाइनेंस में जो है ट्रेड करने के लिए मना कर दिया था, ज़्यादातर मना कर रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद में जो बायकॉट था ये ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में हर जगह दिखाई दे रहा था। टेक्सटाइल क्लॉथ्स वगैरह, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब गांधी जी ने इसका इलाज भी बताया था कि आप इनको सबको कंक्लूड कर देंगे, इनको सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, तो साथ में अब आप को क्लॉथ वगैरह मिलेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा था कि इंडियन अपना जो स्टाइल है, यानी चरखा वगैरह, तकली वगैरह जिससे होता था, तो उसको आप जो है यूज़ करें और उससे कपड़े वगैरह बनाएं। तो वहाँ से खादी को थोड़ा सा हाइक मिला और खादी हमारे जो है इसमें आता है। यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी जो स्लाइड आगे क्रॉस हो गई, जिसकी वजह से ध्यान नहीं गया मेरा, कि व्हाट वाज द खिलाफत मोमेंट। अब यहाँ पर चूँकि खिलाफत मोमेंट और नॉन कोऑपरेशन मोमेंट ने साथ में वर्क किया था, तो खिलाफत मोमेंट क्या है ये चीज़ रह गई थी आपको बताने को, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ये एक मोमेंट था जिसके ऑनर जो ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली जिन्ना। दे आर अली ब्रदर्स कहे जाते थे या जिन्ना ब्रदर्स कहे जाते थे। एम ऑफ दिस मोमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन द टर्की बाय ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में टर्की के जो खलीफा थे उनके साथ में जो अनजस्टिस हुआ था उसके खिलाफ ये वर्ल्ड वाइड चल रहा था। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी उनके सब में सब जगह चल रहा था, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम्स थे वो खिलाफत कर रहे थे। लेकिन इन इंडिया यहाँ पर मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे। द टर्किश सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ खलीफा। उनको टर्किश जो सुल्तान थे उनको टाइटल दिया गया था खलीफा का। एंड द मुस्लिम कंसीडर्ड हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर। उनको जो है एक अपना आध्यात्मिक नेता भी मानते थे। और गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। इधर जो है गांधी जी को यहीं पर मौका मिला। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 के कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में 1920 में, वहाँ पर सितंबर में ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स of the need of a start of non-cooperation movement in support of Khilafat well as for Swaraj. So many Muslims joined this movement. और यहाँ पर इन्होंने कन्विंस कर लिया था मोहम्मद अली एंड शौकत अली को कि आप लोग जो है हम लोग मिलकर अगर इसको करते हैं तो ये नॉन कोऑपरेशन
स्वराज को लाने में हितकर होगा। ओके, थैंक यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट पार्ट।